जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर वन। आज हमारे बीच मौजूद गीता भरत जैन जी, जो दूसरी बारी की तैयारी कर रही हैं। और इन्होंने पिछली बारी इनके हाथ में बैट था, आज एक बैट्समैन भी इनके हाथ लग चुका है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने दूसरी बार की भी तैयारी बहुत जोर शोर से की है, तो क्या जनता भी उतनी ही तैयारी से आपके साथ में है? देखिए, मैंने पहले ही दिन घोषित किया था कि ये इलेक्शन में लड़ी नहीं रही हूँ, मेरी जनता लड़ रही है। ये इलेक्शन ही जनता का है और ये बहुत उत्साह के साथ जनता अपना इलेक्शन खुद लड़ रही है। मैं तो जाती हूँ हर जगह, उनसे मिलती हूँ, बहुत उत्साह है जनता में और वो बोलते हैं आप चिंता मत करो, हम आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। मैम, जनता का ही एक सवाल है कि जिस तरह से पहले आपके हाथ में बैट था, निशानी, आज बैट्समैन है, पर पिच नहीं है खेलने के लिए, तो क्या जो युवा लोग हैं जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं उनके लिए यहाँ पे कहीं व्यवस्था होगी जमीन के लिए? देखिए, बहुत सारे ग्राउंड हैं, बहुत सारे ग्राउंड को जो अब रिजर्वेशन है कॉर्पोरेशन ने अपने हस्तक लेना बाकी है और वो प्रोसीजर भी आपने देखा होगा। लास्ट 5 साल में हमने 3 ग्राउंड दिलवाए, 7-Eleven के पीछे, एक मीरा रोड में। तो ऐसे हुआ है ग्राउंड। ग्रेजुअली अभी जो बाकी के रिजर्वेशन है वो भी हम हमारे युवाओं के लिए बिल्कुल लेंगे बहुत जल्दी। जनता ये कहेगी कि पीछे पीछे है, चिंता मत करिए। पिछले वक्त में आपके 9 वचन थे, इस वक्त में आपके कितने वचन हैं जिसे आप इन 5 सालों में आने वाले में पूरा करेंगे? देखिए, पिछले साल के 9 वचन मुझे बहुत खुशी है कि हमने लगभग लगभग सभी पूरे किए हैं, लेकिन वो 9 वचन पूरा हमारे 3 साल के बाद करना स्टार्ट हुआ है। यानी कि मैंने कहा था कि एक हॉस्पिटल बनाऊंगी, जो मेरा अपना नहीं होगा, मैं गवर्नमेंट के लिए बनाऊंगी, लोगों के लिए बनाऊंगी। तो वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल अब बन रहा है, पर वो पूरा होगा 3 साल के बाद। इस तरह से पानी की पाइपलाइन का काम, इस तरह से बाकी के काम, वो सब शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो उसका रिजल्ट आएगा 2 साल के बाद। तो पहले तो मेरा फोकस ये रहेगा कि मेरे जो अब चालू किए हुए काम हैं वो सब के सब मैं पूर्ण करूं, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करूं। और उसके बाद सबसे पहले स्कूल की यहाँ बहुत डिमांड है जो बच्चों को फ्री शिक्षण दे सके। एक सीबीएसई स्कूल हमने यहाँ किया है, बहुत जल्दी हम बाकी के स्कूल भी करेंगे अगर ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा, ताकि बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल सके। और हॉस्पिटल एक मैंने कैंसर की बनाई है, एक दूसरी 200 बेड की यहाँ बन रही है, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा काम होगा। तो मुझे लगता है ये तो मेजर फील्ड होंगे। मुझे बच्चों के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी लानी है, कॉलेजेस लाना है, सबसे पहले ये काम करना है, युवाओं के लिए रोजगार लाना है, और ये सब काम मेरा प्रायोरिटी है। विकास, रास्ते, बाकी के छोटे मोटे काम वो सब में होते हैं, होने चाहिए और होते भी रहेंगे। आप हर एक भाषण में एक बात कहती हैं, नरकासुर का वर्ड इस्तेमाल करती हैं। नरकासुर उस वक्त में कृष्ण भगवान की वाइफ जो थी सत्यभामा, उनसे उन्होंने वध किया। आज के वक्त में आप किसे नरकासुर कह रही हैं? देखिए, आज के इस वक्त में जिसकी वृत्ति, जिसके गुण, जिसके लक्षण ऐसे होते हैं, हम उन्हें ही कहते हैं। आज के युग में तो सभी मानव है, लेकिन हम क्यों कहते हैं कि ये तो राक्षस जैसा है। जैसे आपने कहा, रावण ने सीता का हरण किया था, स्त्रियों का अपमान करना, उनकी इज्जत न करना, जैसे कंस ने, जैसे दुर्योधन ने किया था, तो हम उनको डायरेक्ट तो राक्षस ऐसा, पर राक्षसी गुणों वाले जो मानव हैं, तो उनको हमने नरकासुर की उपमा इसलिए दी थी क्योंकि उनके सब गुण, उनके जब काम, वो सब उनके जैसे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि नरकासुर जो उस वक्त में थे, उन्होंने 16,100 कन्याओं को अपने कैद में रखा था। कृष्ण भगवान ने उन्हें आजादी दिलाई और उसके बाद उन्हें अपने घर जाने के लिए कहा, माता पिता के पास में जाने के लिए कहा, पर उन्होंने इनकार किया और कहा कि हम आपसे ही विवाह करेंगे। जिसके बाद में उनकी 16,108 कन्या जो वाइफ थी वो हुई है, रानियां, उनको उपाधि दी गई है। अब हमारे बीच में जिस तरह से गीता जैन जी, जिन्होंने नरकासुर का वर्ड जो इस्तेमाल किया है, ये कौन है ये स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह से मानव जाति है उन्हें नरकासुर कहना इम्पॉसिबल है, कह नहीं सकते, पर किसी न देखिए, किसी ये एक विशेषण होता है। हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक नरकासुर अपने आप में एक होता है, लेकिन हम क्यों कहते हैं ये उसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, जैसा है, और इसीलिए हम उसको वो उपमा देते हैं, वो विशेषण विशेषण देते हैं। मैम, एक आपसे और सवाल, ये जनता का ही सवाल है, किसी पत्रकार ने इसको पहले भी किया था, इस वजह से हम आपसे मुलाकात हुई है, तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि पिछले कुछ सालों में आपकी जो आय है वो काफी कम थी, इस सालों के अंदर में आपकी आय दुगनी तिगनी से ज्यादा हो गई है, इसकी क्या वजह है जरा बता दें, क्योंकि बाहर जो अफवाहें फैली है बहुत ज्यादा अलग है। एक तो प्रियंका जी ने सबसे पहले
इतने वो 5 सालों से वहां अपने राज्यसभा का पद संभाल रही है, बिना अभ्यास कोई क्यों बोल सकता है, मुझे ये समझ नहीं आए। मेरी आय 1.5 से 2 करोड़ बढ़ी है 5 साल में। तो भाई मैं एक छोटा सा थोड़ा अपना हिस्सा, मेरा बिजनेस में बहुत छोटा सा हिस्सा है, और अगर उसमें से 2 करोड़ बढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि, और उसमें से भी मेरा मानधन वगैरह सब गिन के वही आता है हमारा लाख रुपए। तो उनका ये जो अभ्यास है ना, उन्हें ऐसा कुछ ट्वीट करना है ना किसी के लिए, तो पहले मेरा फॉर्म पूरा पढ़ना चाहिए। वो हमारी कंपनी की आय को मेरे साथ जोड़ रही है। मेरी आय नहीं बढ़ी है, मेरी कंपनी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रही है और सालों से कर रही है, और मुझे लगता है सोनम बिल्डर ये कंपनी के नाम से कोई अपरिचित नहीं है। तो वो अपने बिजनेस में अगर उनकी आय हुई है, तो प्रियंका जी का ये आरोप कितना बेबुनियाद है वो उन्हें समझना चाहिए। मुझे आशा नहीं थी, मैं उनको बहुत अभ्यासु समझती थी, लेकिन बिना अभ्यास किए इस तरह से जो स्टेटमेंट देते हैं वो उनको शोभा नहीं देता। मैम आपसे आखिरी सवाल, हम जब फील्ड पे जाते हैं हमें जो मालूमात पड़ी कि आपके आने के बाद से जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी आई है, पर वहीं दूसरी तरफ देखने ये भी मिल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो इतना घटिया काम करते हैं जिसकी जितनी आयु होनी चाहिए वो उस वक्त से पहले ही दम तोड़ देता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारा काम है कोई फंड, अगर हमारे कॉरपोरेशन के पास काम करने को नहीं है तो वो फंड का अरेंजमेंट हम राज्य सरकार से लाके कॉरपोरेशन को देते हैं। काम एग्जीक्यूशन कॉरपोरेशन करती है, इसलिए हाँ ऑफ कोर्स ये भी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो काम बराबर हो रहा है कि नहीं देखे, और अगर बराबर नहीं हो रहा है तो कॉरपोरेशन को उसके बारे में अवगत कराए। और ये समय समय पर जहां जहां मुझे ऐसा काम दिखता है मैं अवगत कराती हूँ, पर अल्टीमेटली काम कॉरपोरेशन ने लेना है तो उन्हीं को सुधारना है। मेरा आपसे अब तीखा कुछ सवाल है, क्यों आप इस बात को दोहरा रही हैं कि कटेंगे तो बटेंगे? इसके कारण आप बता सकती हैं कुछ कटेंगे मैं बटेंगे? कहाँ दोहरा रही हूँ, मैं तो एक भी बार नहीं दोहरा रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि विरोधी बार बार ये कह के आपको संभ्रम में डाल रहे हैं। मैंने तो अपनी तरफ से कटेंगे तो बटेंगे कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि कटेंगे तो लूटेंगे, यानी कि ये समझा जाए कि इस वक्त हमें सबको मिलकर के रहना चाहिए ताकि हम अपने शहर को लूटने से बचा सके। वैसे हमारे शहर को लूटने वाला कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जिस तरह से इन्होंने साफ साफ जवाब दिया है हमारे सवालों का, ना कि घुमा करके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में 23 तारीख को फाइनल डिसीजन के अंदर में क्या एक बार फिर से गीता जैन जी मैदान में विजयी का झंडा लहराएंगी, या फिर जो जनता है वो किसी नए चेहरे को लाएगी? ये एक सवाल है। दोस्तों आप लोगों की राय गीता भरत जैन जी पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।